पाक रुपया गया 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 गया। नाजरीन, मैंने आप लोगों को बहुत पहले बताया था कि ये सीन गड़बड़ हो जाएगा। अच्छा, ये हादसा एक दिन में हुआ नहीं, ये हादसा हुआ तकरीबन आप समझें कि इस चीज़ को बेड़ा गर्क होने में 15 साल लगे। 15 साल में मुल्क की मईशत का कल्ला कुम्मा और बेड़ा गर्क हुआ है। अच्छा, इसके अलावा ये जो 8 साल मुशर्रफ साहब के दौर के निकले उसमें भी बेड़ा गर्क ही था। लेकिन सच पूछो, मंड के दबा के हमें डॉलर मिल रहे थे। उसकी वजह ये थी कि हम बंदे पकड़ाए जा रहे थे और हमें डॉलर मिलते जा रहे थे। वो दोस्ती यारी के थे, जिसे हम कहते हैं हनीमून पीरियड। उन्होंने कभी शिकवा शिकायत नहीं की। उसकी वजह यह है कि उनको शिकवा शिकायत करने की ज़रूरत नहीं थी। हम जो वो कहते थे मानते थे। और ये भी टोटल बकवास था कि ये जो जंग हुई और इससे पाकिस्तान की मईशत को 100-110 बिलियन डॉलर का नुकसान हुआ, ये टोटल बकवास है नाज़रीन। ऐसी कोई चीज़ नहीं हुई। मुल्क की मईशत को अब तो नहीं हो रही ना कोई आपकी दहशतगर्दी के खिलाफ जंग, अब हो रही है क्या? अब मुझे बताओ क्यों बेड़ा गर्क हो रहा है आपकी मईशत का? अब कितने डॉलरों का नुकसान हो गया? तो सबसे पहले ये समझ लो कि हम ये जो टोटल बकवास कहानी के पीछे जाते हैं ना, जैसे अब तो पता लग गया कि साइफर वाली कहानी भी बस ऐसे ही थी, है ना। इसी तरह एक बकवास कहानी हमने बुनी, दहशतगर्दी की जंग में पाकिस्तान को $100 से ज्यादा नुकसान हो गया और अब खत्म हो गई तो अब $200 का नुकसान हो गया। अबे यार चलो तुम लोग यार, एक तो तुम्हारी ये फ्राइडी हरकतों की वजह से बेड़ा गर्क हो रहा है मुल्क का। ये पूरा मिनहसल कौम जो है ना, ये मैं बता रहा हूं, अपनी आंखें खोलो कि यार वो हमें दहशतगर्दी की जंग ना लड़ी होती हमें इतने मिल जाते, अब नहीं लड़े, अब कितनी मिल रही हैं। 2014 में गए थे ना बिल पेश करने के लिए कि हम नहीं जाएंगे पाक सरजमीन। हकीकी पाक सरजमीन कौन सी है? मक्का मदीना। ये जो तुम लोगों ने अपनी मर्जी का बनाया हुआ ये नहीं चलेगा भाईजान, सॉरी। ये अपने किताबों के मुंह अपने लिए भर लो। अली नासिर पाक सरजमीन मानता है, मक्का मदीना को मानता है, बैतुल मुकद्दस को मानता है। आप बोल लो ये वो है, किसी भी जगह को बोल दो मैं नहीं मानूंगा, सॉरी। और जो अहम जगह हैं जो कि नज़दीक हैं वहाँ पे उनको मानूंगा। आप अपनी मर्जी से तो नहीं बना सकते। उसकी हिफाजत के लिए आपको बोला और आज $1.5 अरब भी पकड़े आपने। कितना यार आपने आलमी सतह की चिटिंग मारी है। अरबों से आपने अरबों डॉलर पकड़ लिए। कैसी बात हो गई है? अरबों से आपने अरबों डॉलर पकड़ लिए। वादा किया हम आपकी हिफाजत करेंगे। जब उन्होंने कहा हिफाजत करने के लिए हम शार्ट हो गए। वही हरकत अपनी जो कि पुरानी हरकत है। पार्लियामान में गए सब धरने से उठ के, उन्होंने कहा कभी पार्लियामान में नहीं जाऊंगा। जमहूरियत बचाने के लिए पार्लियामान में वापस नहीं आए। फिर गलती से मुंह से निकल गया यार, काट देना। यानी जमहूरियत की खातिर नहीं गए, जमहूरियत की खातिर नहीं गए, तसलसल की खातिर नहीं गए, लेकिन अरब में फौज नहीं भेजनी इसलिए चले गए और जाके पास करा के आ गए रेजोल्यूशन, जिसकी भरपाई आज तक कर रहे हैं। देखें, ये मैं आपको दोबारा बता दूं कि पीटीआई की भी जब गवर्नमेंट थी और वो जाने वाली थी तो मैंने उनको बताया कि हालात बड़े अजीब हैं पाकिस्तान के। कुर्सी तब तक मजबूती से पकड़ी जाती है जब तक बंदा उस पर बैठा हो। जब कुर्सी चली जाए तो उसे मजबूती से पकड़ने का जवाब ही पैदा नहीं होता। देखें, इसको मैं इस मिसाल से, भौंडी सी मिसाल है लेकिन शायद आपको समझ में आ जाए। एक साहब ने अपनी बीवी को तलाक दे दी गुस्से में आकर, फिर मलामत हुई। उन्होंने कहा कि अब दोबारा से रुजू करें, लेकिन रुजू करने के लिए ये केयर टेकर गवर्नमेंट के ज़िम्मे में बात कर रहा हूँ। अब रुजू करने के लिए दोबारा बताया कि भाई अब हलाला ज़रूरी है। तो जनाबे वाला उसके लिए एक शरीफ आदमी का इंतखाब करना है कि जो बड़ी हिफाजत से अपनी जिम्मेदारियों को अदा करे और फिर उसके ज़रिए जो साबका बीवी है उसको दोबारा तलाक दिलवाई जाए और फिर उसे अपनाया जाए बाकायदा निकाह के ज़रिए। तो हलाले के लिए एक शरीफ आदमी तलाश करते हैं। तो वाक़या कुछ यूँ है और बहुत दफ़ा पाकिस्तान में पेश आया कि हलाले के लिए एक आदमी का इंतखाब किया जो शरीफ सा था और उसको कहा कि साहब अब ये जो साहब का ज़ौजा है, बेगम है, ये अब आपकी अमानत है और इसको तलाक दे के वापस
जो शरई तकाजा मुकम्मल करने के बाद दे दीजिएगा। बेगम की शादी कर दी, उसके साथ साबका बेगम की, साबका ज़ौजा की। अब बीवी ने वापस आने से इनकार कर दिया और शरीफ आदमी ने छोड़ने से इनकार कर दिया। वो कहे नहीं मैं तो नहीं छोड़ूंगा। अब क्या करें साहब, वो साबका शौहर बेचारा परेशान कि यार मैंने तो दोबारा रुजू किया है, एक शरीफ आदमी का इंतखाब किया। देखिए केयर टेकर गवर्नमेंट भी ऐसी होती है कुर्सी को बड़ी मजबूती से पकड़ के बैठना चाहिए इंसान को, छोड़ दे तो फिर मामला ख़त्म। अच्छा, इनका भी कुर्सी छोड़ने का कोई इरादा नहीं था। वेस्ट वाले हैं, उन्होंने इतना दबाव डाला, उन्होंने कहा साहब कि हम IMF का उधार नहीं देंगे, आपको शराइत माननी पड़ेंगी। उन शराइत को ये तो अभी बता दिया शराइत के कौन कौन सी हैं, माशी सियासी शराइत का नहीं बताया। सियासी शर्त उन्होंने रख दी थी, भाई आपको जाना पड़ेगा, आइन की पासदारी करनी पड़ेगी। अब वो मिसाल जो मैंने आपको दी थी बाप और बेटे की झगड़े की, वो भी मैं आपको बता दूं। हमारे मुल्क में यार हालात मामलात क्या होते हैं कुछ पता ही नहीं लगता। मैं ना कश्मीर गया, कश्मीर बहुत सा, कश्मीर हमारा वाला जो आज़ाद कश्मीर, यहाँ पर गया तो मौसम दिन में कुछ हो, शाम में कुछ और हो जाए और अगली सुबह कुछ और हो जाए। मैंने उनसे पूछा यार ये कैसा मौसम है? उन्होंने कहा भाई कश्मीर के मौसम का कुछ नहीं कह सकते, कब बादल आ जाए, कब बारिश हो जाए, कब क्या हो जाए, कब हवा चल पड़े। मैंने कहा अच्छा ये बड़ी अजीब चीज़ है, तो पाकिस्तान की सियासत की तरह हो गई, कब कहाँ कैसे हो जाए। अब मैं आपको एक मिसाल देता हूँ। क्या कोई तस्वुर कर सकता था 2 साल पहले कि ये 9 मई का वाक़या पेश आ जाएगा? और वो जो PTI वाले सुबह शाम इदारों के गुण गाया करते थे, अचानक उनके मुखालिफ हो जाए, कोई सोच सकता था? और ये नॉन लीग वाले जो सुबह शाम इदारों पर तनकीद किया करते थे, कहते थे इन्होंने हमारी गवर्नमेंट छीन ली, नवाज शरीफ साहब को बाहर जाना पड़ा, ये आज उनके हमदर्द हो जाए। याद होगा आपको वो जो ईंट से ईंट बजाने वाली बात की थी, आज वो कहते हैं कि अदालतें भी फर्क हों तो बेहतर है, 9 मई के मुल्जिमान को वहां पर सजा दी जाए या वहां पर उनका कोर्ट में केस चलाया जाए। गलत बोल रहा हूं? अरे ये आसमानी मोड़ आते हैं, दिन क्या शाम क्या। याद होगा एक वाकया 2016 में भी तो पेश आया था, एक साहब ने तकरीर की थी, फिर क्या हुआ? मैं उधर नहीं जाता, मैं इधर ही रहता हूँ। आगे समझ तो आप गए होंगे। हमारे मुल्क में आप किसी के बारे में कुछ नहीं कह सकते, कब कहां क्या हो जाए। इसीलिए तो हमारा कंट्री रिस्क इतना ज्यादा है, हमारा कंट्री रिस्क इतना ज्यादा है। हम अनरिलायबल लोग हैं, इरेटिक हैं, वॉलेटाइल हैं, हमारे बारे में कुछ नहीं कहा जा सकता। हमारी क्रिकेट टीम बिल्कुल थर्ड क्लास है, लेकिन आप हैरान होंगे कि कभी पता नहीं ये नंबर 1 टीम को हरा दें और रेटिंग के अंदर भी नंबर 1 हो जाए। गलत कह रहा हूं क्या? आप हमारे मुतालिक कुछ नहीं कर सकते, कह नहीं सकते हम कब क्या कर दें। हम 2 दिन में अपनी अफगान पॉलिसी चेंज कर दें, वो हमें बुरा भला कहना शुरू कर दें, हम उनको बुरा भला कहना शुरू कर दें और हमारी अफगान पॉलिसी चेंज हो जाए, हम हियां से हुआ से हियां हो जाए। हमारे बारे में आप कुछ नहीं कह सकते, हमारे बारे में आप कुछ नहीं कह सकते। जो आज 9 मई का वाकये के बारे में बात कर रहे हैं, साइफर के बारे में बात कर रहे हैं, क्या ये भूल गए डॉन लीक्स क्या थी? नहीं, ढकी छुपी बात कोई नहीं है। मैं इसीलिए तो बोल रहा हूं कि साहब यहां क्या पता कौन किसके साथ कब जोड़ बना ले। मौलाना फजलुर रहमान साहब ने अपनी बात बदल दी, बोला मुझे तो पता ही नहीं, ये लोग खुद ही जाके दुबई में मिल लिए, मुझे बीच में नहीं रखा। हमारे मुल्क के बारे में कुछ नहीं कहा जा सकता, हमारी स्टॉक एक्सचेंज के बारे में कुछ नहीं कहा जा सकता, डॉलर के रेट के बारे में कुछ नहीं कहा जा सकता, इंटरेस्ट रेट के बारे में कुछ नहीं कहा जा सकता। अब हमारे ताजिर सनतकार नाखून घुसाए इस सोच के हामिल हैं कि जनाबे वाला इंटरेस्ट रेट नहीं बढ़ेगा। ख्वाहिश को खबर नहीं बनाओ बच्चों, ख्वाहिश को खबर बना गई तो इस मुल्क का बेड़ा गर्क हो गया। खबर को खबर के तौर पर लेकर चलो। सारे सहाफियों को भी मैं ये समझाता हूं कि जो सच है वो बता दो, गलत बात नहीं करो, दबे दबे अल्फाज में बता दो। सच हर आदमी सुनने को तैयार है, झूठ कोई सुनने को तैयार नहीं, क्योंकि झूठ तो बनावटी होता है। मैंने पहले आपको बता दिया। स्टॉक एक्सचेंज के अंदर तेजी लेकर आया, डिस्को डांस भंगड़े, वहां पे नाच नाच के पागल हो गए। स्टॉक एक्सचेंज रिकॉर्ड बना देगा, हम भी इस चक्कर में आ गए। मासूम है ना, हम भी इनकी बातें सुनना शुरू हो गए। अब सुनो अंदर की कहानी, इंटरेस्ट रेट बढ़ेगा, स्टॉक एक्सचेंज चढ़ेगा, गैर रिवायती रिश्ता है, हो ही नहीं सकता।
कोई कह ही नहीं सकता, साइंस की किताबें इन्होंने नहीं पढ़ी। हमारे यहाँ जितने लोग अहम ओहदों के ऊपर फाइज हैं, चाहे कॉरपोरेट चाहे गवर्नमेंट, ये सब मुझे यकीन है यूनिवर्सिटी में सिर्फ छानेबाजियां करते रहे, क्योंकि इनको 2% का कुछ नहीं पता कि इकोनॉमिक्स क्या है, फाइनेंस क्या है, बिजनेस क्या है। मैं आपको सच बता रहा हूं, अगर इनको पता होता तो ये ऐसी टके टके की बातें थोड़ी कर रहे होते कि स्टॉक मार्केट चढ़ेगा, इंटरेस्ट रेट बढ़ रहा है, डॉलर बढ़ रहा है तो कुछ और बोल रहे हैं, इंटरेस्ट रेट बढ़ रहा है तो कुछ और बोल रहे हैं, और लोग भी इतने बेवकूफ हैं। मैं यही कहूंगा कि फिर ये लोग भी यही करते रहे, सारे लड़कियों के फोन नंबर तलाश करते रहे कॉलेज में, और नहीं तो क्या इन्होंने किताबें पढ़ी होती तो ये ऐसी फजूल बातें कर रहे होते क्या कि इंटरेस्ट रेट बढ़ रहा है और ये बोल रहे हैं स्टॉक मार्केट बढ़ेगा। आज तो मैंने दवाई खाई हुई है फिर भी मेरा दिमाग आउट हो गया है। कैसे यार आप लोग फजूल बातें करते हो? आप लोग पागल हो क्या, मेंटल हो क्या? इसीलिए तो कर्जा नहीं दिया उन्होंने आपको इतना अरसा, खूब ख्वार कराया, आपको रगड़ा दिया उन्होंने, क्योंकि यार ऐसे बच्चों वाली बातें आप लोग करते हैं। आप कैसी बातें कर रहे हैं यार, कैसी फजूल बातें कर रहे हैं? डॉलर की कदर में इजाफा हो रहा है, बोल रहे हैं इन्वेस्टमेंट आएगी मुल्क के अंदर। अबे यार कहीं से कोई अच्छा सा नादेश को पत्थर लेकर आए यार, मैं अपना सर फाड़ूं यार। क्या पागलों वाली बातें करते हैं ये लोग। इन्वेस्टमेंट कैसे आ सकती है आपके मुल्क के अंदर नेगेटिव आरओआई के अंदर? कहते हैं रियल एक्सचेंज रेट जो है, सॉरी रियल इफेक्टिव ये जो है, जो अपना एक्सचेंज रेट है वो ये है, और रियल इंटरेस्ट रेट ये है। अरे भाई आप साइंस की किताब जला दूं? आप बोलो दुनिया जो है चकोर डब्बा है, तो मैं मान लूं कि दुनिया चकोर डब्बा है। आप लोग साइंस पढ़ो प्लीज, अपना दिमाग खोलो, जरा अकल की बातें करो, रीमा मीरा सबा कमर से आगे बढ़ो। कोयले वेले इकट्ठे करो भाई, जल्दी से उनको दहका दो, सारी मईशत की, इक्तसादियात की सब किताबें उसमें डाल के जला दो। क्योंकि पाकिस्तानी मानने के लिए तैयार नहीं है कि इंटरेस्ट रेट ना बढ़ाओ, पाकिस्तानी ये मानने के लिए तैयार नहीं है कि फ्री मार्केट इकोनॉमी कोई चीज़ होती है, पाकिस्तानी ये मानने के लिए तैयार नहीं है कि आज़ाद जदीद मईशत कोई चीज़ होती है। तो ये करते हैं, ये सब जला देते हैं किताबें, इसके ऊपर तिक्के सेक लेते हैं। ठीक है, बात यह है कि आपकी कहानियाँ, आपकी क्या ख्वाहिशात हैं, आपकी क्या तवक्कुआत हैं, उसकी बुनियाद के ऊपर काम नहीं होगा। इस तरह तो चिंटू भी कहता था मैंने माधुरी से शादी करनी है, तो इसकी करा दें क्या? वैसे तो उसकी हो गई है, लेकिन ये इस तरह की ख्वाहिशात रखो जो रियलिस्टिक हो। तुम लोगों का दिमाग जो है ना बिल्कुल आउट हो चुका है। अब ख्वाहिशात ऐसी उल्टी सीधी रखी हैं तो मुल्क की मईशत का तो बेड़ा गर्क ही होगा। फिर उसके बाद पाक स्टडीज़ की किताब के अंदर लिखे हुए मवाद जो कि मैं कहता हूँ कि इंतहाई फजूलियात हैं, कि वसाइल से माला माल हैं, आटा चीनी दाल चावल हमारे पास है, 16 मौसम में जापान जर्मनी के साथ हमारे बॉर्डर लग रहे हैं। मतलब जुग्राफिया का भी बेड़ा गर्क कर दिया यार, जुग्राफिया का भी बेड़ा गर्क कर दिया। सारे दरिया कश्मीर से आ रहे हैं, ये तो एक नई नॉनसेंस मैंने सुनी। ठीक है, तो शुक्र है गूगल वालों का शुक्रिया अदा करता हूँ, खास गूगल वालों का शुक्रिया अदा करता हूँ। गूगल वालों ने नक्शा बताया, उसमें पता ये लगा कि सारे दरिया कश्मीर से कहाँ आ रहे हैं, वो हिमाचल से आ रहे हैं और वो चीन से आ रहे हैं। शुक्र है यार, ये पता लग गया। गूगल वालों का भाई शुक्रिया, वरना पाकिस्तानी तो नक्शे भी उल्टे सीधे कर देते। ठीक है, वेलकम करता हूँ आपको शो में जनाब शमसुल इस्लाम खान साहब, साबिक नायब सदर KCCI हमारे साथ शामिल गुफ्तगू हैं, इक्तसादियात और मईशत के मामलात के ऊपर बड़ी नज़र रखते हैं। वेलकम करता हूँ आपको शो में। शुक्रिया। अब एक बात यह है कि आपके साथ जिरा किया जा सकता था शमसुल इस्लाम खान साहब, आपने पहले बताया था कि डॉलर की कदर के अंदर इजाफा होगा जब यहाँ पाकिस्तान के अंदर नाच गाना हो रहा था, और यकीन करें हमारी फिल्मों की मशहूर अदाकाराएँ जो हैं वो फेल हो गई। इतना नरगिस ने जो है स्टेज ड्रामों के अंदर जो है डांस नहीं किया जितना हमारे लोगों ने डांस किया कि डॉलर गिर गया। लेकिन आपने तभी इंदिया दे दिया था ट्विटर के ज़रिए कि ये डॉलर बढ़ेगा गिरेगा नहीं, और आपकी बात फिर सही निकल आई। ये मान लें हम, क्या कहते हैं आप? देखिए, आपके जब तक फंडामेंटल सही नहीं होंगे, आपकी जेब में पैसे नहीं होंगे, किटी में आपके पास डॉलर बहुत कम है, ऊपर से आपने जो पॉलिसी अपनाई हुई है कि इंपोर्ट्स की कॉन्ट्रैक्शन करनी है, तो वो इंपोर्ट्स तो हो रही थी और कंटेनर पोर्ट पे फंसे हुए भी थे। हम हमेशा लास्ट फिस्कल ईयर में भी हमने जून में कंटेनर इंपोर्ट के रोके थे और इस दफा भी रोके, और वो कंटेनर को 7-8 हज़ार के करीब स्टकअप हुए थे। तो आपके ऊपर तो पेमेंट का प्रेशर था ही ना। तो आप अगर एक तरह से आर्जी तौर पे आपको IMF से जो आपका स्टैंड बाई अरेंजमेंट हो गया, तो उसमें तो आपको 1.2 बिलियन डॉलर मिले, और साथ ही 2 बिलियन डॉलर आपको सऊदी अरब से आ गए, UAE से 1 बिलियन डॉलर आ गए। तो इतना ही ज्यादा नहीं था, रोल ओवर्स हुए, उससे आपके पास रिजर्व तो बहुत ज्यादा जो रिक्वायरमेंट है आपकी वहां तक तो नहीं पहुंचे। तो शॉर्टेज तो डॉलर की थी। फिर पाकिस्तान को हमने जो है अनफॉर्चुनेटली काफी अरसे से, दिहाइयों से एक
कंजम्पशन लेड ग्रोथ के ऊपर लेकर आए हुए हैं, और हमारी कंजम्पशन लेड ग्रोथ की वजह से ही हमारी इंपोर्ट्स बहुत ज्यादा बढ़ती हैं, और इसी वजह से पाकिस्तान जो है आज तक हाई वैल्यू एडेड इंडस्ट्री की तरफ भी नहीं जा सका। जो आपकी छोटी मोटी इंडस्ट्री को ऑटोमोबाइल के पार्ट्स बनने लगे थे जब हमने चाइना के साथ बहुत एफटीए अहम किया, बात की आपने, बहुत। तो हमारे पास वो इंडस्ट्री जो लालू खेत कुरंगी में लगी थी वो भी बंद हो गई। नहीं, बड़ा अहम नुक्ता आपने उठा दिया ना। देखिए, मैं तो स्ट्रेट फॉरवर्ड बात करता हूं, चलो इस हुकूमत के बारे में बात नहीं करता। 14 अगस्त जब ये हुकूमत चली जाएगी, वैसे तो ये 8-9 की बात कर रहे हैं, बोल रहे हैं हम छोड़ देंगे, तहलील कर देंगे असेंबलियां, लेकिन पोस्ट दैट सिनारियो में आपके सामने स्ट्रेट फॉरवर्ड रखता हूं कि ये सिर्फ पाक स्टडीज की किताब के अंदर ये लिखी हुई बकवास ये कहती है कि हम वसाइल से माला माल है। इन रियलिटी हमारे पास कोई भी वैल्यू एडेड प्रोडक्ट्स नहीं है। मोबाइल फोन हो गया, कार हो गई, एक पिन से लेकर हवाई जहाज तक इस मुल्क के अंदर बाहर से मंगवाया जाता है। आप एक 100% इंपोर्ट ओरिएंटेड मुल्क को अपने मुल्क के अंदर सिर्फ थूक के पकौड़े तले जा सकते हैं और कोई काम नहीं हो रहा। तो आपका तो मईशत का सत्यानाश हो जाएगा अगर डॉलर महंगा हो गया तो। जी बिल्कुल, देखें वसाइल से मालामाल मुल्क है। अगर अली साहब आपके पास अगर एक भैंस हो और आपको दूध चोना नहीं आता हो, अगर आपके पास एक गाड़ी और आपको गाड़ी चलाना नहीं आती हो, अगर आपके लॉन में घर के लॉन के अंदर खजाना दफन हो और आपको उसको खोद के खजाना निकालना नहीं आता हो, और इन सब एक्टिविटीज के लिए आपके पास पैसे चाहिए, क्योंकि अली साहब खुद तो फावड़ा लेके खोदना शुरू नहीं हो जाएंगे, एक मजदूर लाएंगे, उसको पैसे देंगे। अगर वो नहीं है तो वो सारे के सारे रिसोर्सेज आपके जो मिनरल के रिसोर्सेज हैं, जो आपका खजाना दफन है, वो जमीन में दफन ही रहेगा। पाकिस्तान माला माल है। हिस्टोरिकली अगर आप देखें तो पाकिस्तान ज्योग्राफिकली उस पोजीशन पे, उस एरिया में मौजूद है जहां पर हम 1800 में भी अमीर तरीन थे इस खित्ते के अंदर, ना सिर्फ खित्ते में बल्कि जापान से भी महंगे थे, हम अपने यूरोप से भी अमीर थे। हमारे पास जब आपका जो है स्विस कैनाल जब खुली हुई है तो पाकिस्तान से ग्रेन्स एक्सपोर्ट होते थे। वो पाकिस्तान से जो ग्रेन एक्सपोर्ट होते थे 1850 से लेके 1890-95 तक, वही आज हम काम कर रहे हैं। हमने बदकिस्मती ये है कि चाहना अंदाज अपनाए, हमारे जो है एक जीन में, डीएनए में ये शामिल रहा कि हम मुगल बादशाहों की तरह हमने अब करना है। हम एक अरसे तक महकूम रहे, ईस्ट इंडिया कंपनी ने आपको गुलाम बना के रखा। जब आपको आज़ादी मिली तो आपने कहा हमने भी वैसे शाहाना खर्चे करने हैं। वैसे ही हमने उस जमाने में हाथियों के जुलूस निकलते थे तो हमने कहा अब हमने प्राडो के जुलूस निकालने हैं। ये सारे शाहाना खर्चों ने आपकी कंजम्पशन बढ़ा दी। आपके अंदर जो स्किल लेवल इंप्रूव हो रहा था, जो खित्ते में दूसरे ममालिक जो पाकिस्तान से भी बहुत पीछे थे, अगर आप देखें कि 60s का कंपैरिजन करें तो पाकिस्तान देखिए वो तो याद है माजी हो गई ना। देखें कंबो में तबाह हो गया, वियतनाम जंग में तबाह हो गया, लेकिन वो फिर भी बन गए। बात ये कि हमारा जो ये पास्ट वाली चीजें तो अब खत्म हो गई ना। एवरीथिंग इज नाउ फिनिश्ड। कोरिया जो था 55 के अंदर शायद उसके बहुत बुरे हालात थे। जापान दूसरी जंग अजीम के बाद तबाह हो गया, जर्मनी दूसरी जंग अजीम के बाद तबाह हो गया। वो तो हमसे कहीं आगे निकल गए ना। तो हम तो एक फेलियर, हमारा केस तो फेलियर का केस है। हम आगे फ्यूचर की बात कर लेते हैं। अभी हालिया दिनों में हमने देखा कि हुकूमत ने अनाउंस किया इकोनॉमिक रिवाइवल प्लान। ये इकोनॉमिक रिवाइवल प्लान हो या एहसन इकबाल साहब का 7 ईस्ट प्लान हो, इन सब के लिए आपको बिलियंस ऑफ डॉलर बहुत ज्यादा पैसा चाहिए। लेकिन हुकूमत अगर अपने अखराजात कंट्रोल नहीं करेगी, अगर आपका फिजिकल डेफिसिट 7.5 से 8% का अगर प्रोजेक्ट किया जा रहा है और आपके जो शाहाना जो जम्बो साइज की कैबिनेट रखी जाएंगी, तो वो इकोनॉमिक रिवाइवल प्लान जो है वो कैसे नहीं, अब मानना पड़ेगा, अब मानना पड़ेगा। अब उन्होंने पैर का अंगूठा रख दिया है हमारे ऊपर, अब मानना पड़ेगा। अब उन्होंने कहा है कि अब शराइत में शामिल है कि यू विल हैव टू हैव स्मॉलर गवर्नमेंट, यू विल हैव टू रिफॉर्म, यू विल हैव टू रिस्ट्रक्चर। उन्होंने ये शराइत में डाल दिया है, अब करना पड़ेगा। हम वही है ना कि हम खित्ते में वही है, बाहर का आके हमें बांध के जाता है तो हम आगे उस पर चलते हैं। हमारा क्योंकि अभी जो प्लान है, अगर हमने छोटी हुकूमत रखी और ये केयर टेकर हुकूमत का भी मेरा इख्तलाफ है कि इसकी भी जरूरत क्या है, ये क्या करते हैं। जब हमारे पास हमारा एक सिस्टम है, एस्टेब्लिशमेंट है, हमारे पास सेक्रेटरीज है, सिविल गवर्नमेंट है, तो हमें ये पाकिस्तान शायद वाहिद दुनिया का मुल्क रह गया है जहाँ केयर टेकर गवर्नमेंट भी आती है और हमेशा केयर टेकर गवर्नमेंट के ऊपर एलिगेशन लगती हैं कि वो साइड लेती है। किसी कभी भी देखा नहीं होगा कि आपने न्यूट्रल। आगाज में भी कह रहा था कि जब तलाक हो जाए तो फिर हलाला करवाना पड़ता है और हलाले के लिए कोई शरीफ सा आदमी ढूंढना पड़ता है। ये केयर टेकर गवर्नमेंट वही शरीफ लोग हैं, लेकिन आपको पता है बहुत सारे लोग उस दौरान वापस नहीं करते साबिक ज़ौजा को। क्या कहते हैं आप? देखिए, इसमें हमारे सामने अभी मिसाल है, पंजाब और केपीके में भी जो केयर टेकर गवर्नमेंट बनाई गई उसने भी लंबा कर दिया, टाइम तो उनका भी गुजार दिया, उन्होंने जो काम करना था वो भी नहीं हो सका। अब आगे मुझे लग रहा है कि कहीं ऐसा ना हो कि जो हम वजीर आजम केयर टेकर और नई फेडरल कैबिनेट बनाते हैं, कहीं वो भी डिले ना कर दें।
और इलेक्शन अगर वैसे इनको जो IMF के साथ कंडीशन की है उसमें इलेक्शन भी हमने करना है टाइम पे, तो अगर डिले भी करेंगे तो मार्च तक तो ये मौजे कर लेंगे स्टैंड बाई अरेंजमेंट वाली, क्योंकि नहीं वो default का देंगे खतरा तो है ही नहीं, वो उन्होंने क्लियर बोल दिया है। जो बैनुल-अक़वामी इदारे हैं, मैं IMF की बात नहीं कर रहा, लेकिन बैनुल-अक़वामी इदारे और बहुत सारे बैनुल-अक़वामी जो लॉबीज हैं, उन्होंने क्लियर कट बोल दिया अगर आपने इलेक्शन नहीं करवाए पैसा बंद कर देंगे, कहानी खत्म, फुल स्टॉप। बस यही सोचना होगा इनको कि ये अपना आज 75 ईयर्स हो चुके हैं। डेमोक्रेसी की बात हम बहुत करते हैं, लेकिन डेमोक्रेसी को सही मायनों में जो बनाना चाहिए था वो हम नहीं कर सके। आज दुनिया में, वैसे मैं एक बात कहूँ कि दुनिया में कहीं भी असल डेमोक्रेसी नहीं है। डेमोक्रेसी तो वो होती है जहाँ लोगों की पार्टिसिपेशन हो। हम और आप जो है इस सिस्टम में पार्टिसिपेट नहीं करते। लोकल गवर्नमेंट हमारे यहाँ नहीं है। हमारे पास आज भी अंग्रेज साहब का जो है वो एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम, जो कमिश्नर, DC ये लगे हुए हैं और उनके शाहाना खर्चे, ये सब कुछ है। जब तक आप रिफॉर्म्स नहीं करते और उन कॉलोनियल सिस्टम को निकाल नहीं देते, दुनिया ने जहां जहां अंग्रेज ने हुकूमत की कॉलोनियल लॉज थे उन्हें उसको अंडू करके अपनी रिक्वायरमेंट के हिसाब से कवानीन बनाए हैं। आपको ये बहुत बड़ा AC/DC का सिस्टम जो है ये फेलियर सिस्टम है। ये मैनिपुलेट करता है आपके राज को कायम करने के लिए। इसको खत्म करना होगा। बहुत सारे खर्चे आपके वहां से कम हो जाएंगे। इतना बड़ा हुकूमत का साइज है जो आप अपने देखें कि खर्चे ही खर्चे आपको नजर आते हैं। वफाक ये होता है कि उसको जो है 550 अरब से जो है नुकसान में खड़ा होता है। सारे तो सुबह को मिल जाते हैं। बड़ा अहम नुकता आप बयान कर रहे हैं, लेकिन मैं क्या करूं, मेरे पास वक्त बहुत मुख्तसर। बहुत शुक्रिया आप शो में हमारे साथ शामिल हुए। वेट फॉर मैसेज ऑन फेसबुक। अली नासिर, हमारी टीम को इजाजत दीजिए। अल्लाह हाफिज।